बच्चे इस समय पे रिवीजन पे फोकस करें कि पीवाईक्यू पे करें कि एमसीक्यू पे करें कि टेस्ट पे करें, किस पे करें आप ये बताइए। क्योंकि आपको जज करना था किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब पीवाईक्यू वाले पार्ट से ऑब्वियस सी बात है, कॉपी पेस्ट वाला पार्ट तो आने वाला नहीं है ना। सो मॉक पेपर्स आर ऑलवेज बेनिफिशियल। व्हाई? बिकॉज लास्ट मोमेंट पे हम लोग ना वो जो रियल वर्ल्ड वाला फील आता है कि रियल वर्ल्ड में क्या प्रेशर होगा, सो यू कैन टेक दैट प्रेशर। अभी से आप प्रेशर लेंगे ना तो मेन एग्जाम में वो प्रेशर फील नहीं होगा, हाथ पैर नहीं फूलेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सर यहाँ पर एज ए स्टूडेंट जैसे मैं सोचूं या कुछ स्टूडेंट के ऐसे क्वेश्चन भी थे, सर तुक्का मारने चाहिए कि नहीं? सर देखो, तुक्का वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि तुक्का वाले पार्ट में आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं बता दूं आपको, ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप सबको पता है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का पेपर आज से 16-17 दिन बाद है। तो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में हैं आप सब लोगों के चहेते दीपमणि सर, जो आपको साइंस पढ़ाते हैं और बहुत ही धमाकेदार तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाते हैं। तो बहुत बच्चों के डाउट आ रहे थे यार साइंस के रिगार्डिंग, तो मैं सोचा क्यों ना दीपमणि सर को ही लाया जाए। बहुत व्यस्त थे, इनके काफ़ी क्लासेस शेड्यूल वगैरह बिजी था। तो चलिए, तो स्वागत है सर। थैंक यू। तो सर यहाँ पर बहुत बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर क्या अभी जैसे कि 15-16 दिन बाद पेपर है इनका Right. आरआरबी जेईई का, ठीक ना? तो साइंस जो है और ये जो स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं कि वहाँ लिख कर आता है कि 10th स्टैंडर्ड की आता है। क्या ऐसा कुछ है क्या? कुछ बच्चों में ये भी होता है कि यार हमने 10th पास करके आए हैं तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या मिस्ट्री है? देखो, सिलेबस के लिए ना एग्जैक्टली आरआरबी ने मेंशन कर रखा है कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो 10th सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही रहेगा। बट सर का एक जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अब मैंने 10th ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, तो मुझे जो एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है वो मुझे किस लेवल पे रखनी है और कैसे रखनी है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सिंपल से एक आंसर है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जाएंगे ना, तो प्रीवियस ईयर वाले पार्ट से आप लिंक कर पाएंगे किस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब चीज़ें केवल रटना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। चीज़ों को अगर आप लिंक कर पाएंगे ना, समझ पाएंगे लॉजिकली, अगर चीज़ों को समझ लें तो हमारा पेपर बहुत आसान हो जाता है। आई विल गिव यू द एग्जांपल कि लॉजिकली मैंने समझा कि अच्छा विटामिन का ये पर्टिकुलर रोल है। जैसे कि मैं कह देता हूँ सर, आँखों के लिए हमारे पास विटामिन ए हो गया, विटामिन सी है, स्कर्वी वाले पार्ट से बचे रहोगे। लेकिन सर ये चीज़ें ना अगर मैं केवल रटूंगा तो फील नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, राइट? सो रेटिनॉल वाले पार्ट में अगर मैं रेटिन से लिंक करने की कोशिश करूँ तो दिमाग में एकदम से क्लिक करता है, अच्छा रेटिना की बात हो रही है क्या? और जैसे ही मेरे एग्जाम में आएगा विटामिन ए, मैं सीधे लिंक करूंगा, अच्छा मतलब आंखों से संबंधित है। तो ड्राई आइज यानी कि ज़ेरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब क्या हो गया? विटामिन ए से लिंक्ड हो गया। यानी कि आपको ना अगर चीज़ों को लिंक करना आ रहा है, साथ में अगर निमोनिक्स या ट्रिक से आप लोग चीज़ों को देख पा रहे हैं, इसी जब हम लोग बात करें तो इसी पे एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। एग्जाम में बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, केवल आरआरबी का नहीं सभी एग्जाम से पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन कहाँ पे सॉल्यूबल है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, अगर मान लो मैं कीड़े को पानी में डाल दूंगा, कीड़ा पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। और विटामिन के दो ही टाइप के हैं, या तो वाटर सॉल्यूबल है या फैट सॉल्यूबल है। तो सिंपल सी बात है, कीड़ा पानी में नहीं घुल रहा है तो KEDA किस में हो गया? फैट सॉल्यूबल हो गया। बचा B और C, वो आपका वाटर सॉल्यूबल होगा। सो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, तो आपको ये तरीका भी अपनाना पड़ेगा जिससे मैं सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊँ। बिल्कुल सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर, अभी 15-16 दिन जैसे बचे हुए हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये है कि सर किस तरीके से करें, क्योंकि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? तो सर बच्चों को आपके तरफ से क्या गाइडेंस होगा कि वो 10-15 दिन अभी जो पढ़े होंगे, यहाँ पर दो वर्ग होगा। एक ऐसा वर्ग जो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बिल्कुल पढ़े होंगे, उनके लिए क्या है, और एक ऐसा वर्ग जो कि अभी सोचा होगा कि साइंस मेरी तैयार है, चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और हम इस गलत फहमी में जरूर रहते हैं कि यार हमें तो पूरी साइंस आती है, राइट? इन दोनों वर्ग के लिए आप क्या सजेशन होगा आपकी तरफ से? तो यहाँ पर जैसे कि सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और स्टूडेंट्स का डाउट रहता भी है कि अगर मैंने एकदम सब कुछ तैयार कर लिया तो अब मुझे लास्ट 15 डेज़ में क्या करना है, और एक वो जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे तो उस वाले पार्ट पे मुझे क्या करना है। तो मैं दोनों चीज़ों पे चलता हूँ। सबसे पहले अगर मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया और अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा सब कुछ सॉर्टेड है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको PYQ वाले पार्ट का जैसे मैं डिस्कशन करा था, तो यहाँ पे PYQ नहीं, यहाँ पे आपके मॉक पेपर्स बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि PYQ आपने ऑलरेडी देख लिए क्या लेवल है पेपर का। मैं जब मॉक पेपर देता हूँ ना, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका है सर कि जैसे मान लीजिए उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने कह दिया इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है, और हम उस नॉट वाले पार्ट को मिस करके ना पहला ही ऑप्शन देख के टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। सर इसी को सिली मिस्टेक बोलते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। और इसके चक्कर में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग वाले केस में जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग है तो फिर अच्छा खासा सिलेक्शन होते हुए भी लगता है शिट मैंने तो बड़ा अच्छी तैयारी की थी, अच्छे से स्कोर भी कर रहा हूँ, लेकिन ये एकदम से क्या हुआ। तो सर यहाँ पर ना इसी जो सिली मिस्टेक्स हैं इससे एक तो बचना है। तो यहाँ पे जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला पार्ट आता है उससे बच के रहना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उन बच्चों के लिए हो गया जिनकी तैयारी अच्छे से है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी होगी, बट आपको बायो वाले पार्ट में
काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है बायो का यहाँ पे। क्योंकि सर हम लोग हाई स्कूल के बाद बायो छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो लास्ट में हमने 10वीं में पढ़ा होता है वो बायो वाला पोर्शन। तो बायो को अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से लिंक करें और कुछ निमोनिक्स, कुछ ट्रिक्स इनका इस्तेमाल करेंगे तो बायो वाला पार्ट भी ईजी हो जाएगा। तो ये रही बात सर एक्सपर्ट्स के लिए। अब आ जाता हूँ उस बेसिक वाले पार्ट पे, जैसे आप डिस्कशन कर रहे थे, तो उनके लिए मेरे पास यही राय रहेगी कि इस टाइम पर ना जितना आपने अभी पढ़ लिया है डेट इज़ गुड, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि आपके जो वीक पॉइंट्स थे ना उनको अब आपको केवल स्ट्रॉन्ग करना है, और वो भी कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आप केवल रिवीजन पर्पस पे जाएंगे, क्योंकि सर अगर मैं कुछ नया स्टार्ट करूंगा ना तो हो सकता है मैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाऊं। सो यस, यहाँ पर अभी मेन राय मेरी यही रहेगी कि आप लोगों ने जो करा है उसमें से कुछ अगर वीक पॉइंट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की कुछ दिन के लिए कोशिश करिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि मेरे पास 10 दिन बचे हैं या फिर 9 दिन ही बचे हैं, मैं इसके बाद केवल उसी पार्ट पर जाऊँगा जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और उसी को स्ट्रॉन्ग करूँगा। ओके सर, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, राइट। क्या कहेंगे एनटीपीसी का जो भी पेपर हुआ है, क्या ALP वाला सिमिलरिटीज है? सर, एएलपी राइट। एएलपी भी हो चुका। ALP का ही। ओके एएलपी, तो एएलपी का जो पेपर हुआ है सर, क्या सिमिलरिटीज हैं हमारे आरआरबी जेई से? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं आरआरबी ALP की बात करूं तो ALP, जेई और जैसे कि सर ने अभी एनटीपीसी बोला, इन तीनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, राइट। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर वेरी करते हैं। जैसे सर ALP वाले पार्ट पे जाए तो 75 क्वेश्चन आते हैं, अपने जेई वाले पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन हैं, राइट। सो उनमें से अगर मैं साइंस वाले पोर्शन की बात करूंगा तो साइंस का पोर्शन का जो लेवल है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। और एक बहुत अच्छी बात बता दूं आप लोगों के लिए, खुशखबरी भी है, क्योंकि सर बच्चों को डाउट हो रहा था कि ये जो एग्जाम है कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल का चला जाएगा, या फिर लास्ट ईयर तो लास्ट टाइम जब हुआ था तो सर 2018 में हुआ था। हाँ। अब 2018 कंपैरिजन आप देखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि अब एज लिमिट भी बढ़ गई है तो पेपर कहीं बहुत टफ आ रहा हो। तो लेवल जो है एग्जामिनेशन का वैसा ही आ रहा है जैसे 2018 में था, और ऐसा नहीं है कि सर एकदम से कुछ उसने जज्बात बदल दिए या फिर ज़िंदगी पलट गई, ऐसा वाला बिल्कुल भी नहीं है। सो डेट मीन्स के आप यहाँ पर इस बात से आप टेंशन फ्री हो सकते हैं कि यस ALP क्योंकि अब लेवल चेंज नहीं किया है तो जेई वाले पार्ट पे भी हम लोग मान के चल सकते हैं कि सेम ही लेवल आएगा। बट सर 2019 का जो लेवल था ना बहुत ज़्यादा बेसिक था, साइंस वाले पोर्शन से स्पेशली मैं बात करूँ। लेकिन बच्चों से कहूँगा प्लीज़ इसको सेम लेवल में मान के मत चलिएगा, मैं कहूँगा थोड़ा सा हायर एंड पे जरूर मान के चलो, कम से कम मॉडरेट लेवल तो सर लेके चलना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग उसे सिंपल मान के चल लेंगे ना और एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए जरूर इशू हो सकता है। सो डेट्स द पॉइंट। तो सर जो एनटीपीसी ALP वाले पार्ट जो अभी एएलपी का पेपर हुआ है या हो रहे हैं, इनके क्वेश्चन क्या कुछ सिमिलर मिल सकते हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर सर मैंने कल सेशन भी किया था, बच्चों ने वाला सेशन देखा भी है। तो यस, मैं प्रीवियस ईयर वाले पार्ट पे जाऊं और अगर मैं आरआरबी क्वेश्चन देखूं तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ALP में आए हैं, घुमा फिरा के वही जेई में भी पूछ लिया और वैसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आ रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं अभी अपने फ्रेंड्स से या फिर डिस्कशन कर सकूँ किसी कलीग से कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यस बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं। जैसे कि मैं कल ही की बात कर लूँ, कल 28 नवंबर था तो 28 नवंबर को 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एज इट इज़ कॉपी पेस्टेड आ गए थे PYQ वाले पार्ट से। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बच्चों के लिए कुछ सेशन प्लान कर रहे हैं आप इस पे कि कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीड। और जब हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कहीं पर ना कि अरे ये तो कर ले जाएंगे, सर गलतियां वहीं होती हैं। राइट। तो आप बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं अभी 10-15 दिन में? बिल्कुल, तो बच्चों के लिए एक तो रेगुलर सेशन जा रहा है 9:10 पे जो आपके लिए सेशन आता है, उसमें मैं वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ जहाँ पर आप फंस सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस डिज़ाइन हो सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया बात सर मेरे सेशन में ये भी है कि मैं ना बच्चों के लिए सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। सॉल्यूशन इन द सेंस नॉर्मली क्या होता है कि कोई फैकल्टी आते हैं, क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखे, टिक कर दिए, आगे बढ़ गए एक्सप्लेन करके। तो एक्सप्लेनेशन तो सभी लोग दे रहे हैं। अपनी क्लास में क्या खास है कि आपको ना लास्ट मोमेंट रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। और सर रिवीजन के लिए ना बच्चे बुक्स के लिए जाते हैं कि 200 रुपये की, 300 रुपये की, 500 रुपये तक की बुक्स आ रही हैं। मेरे पार्ट में हर क्वेश्चन के बाद मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद एक पेज पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन है। और इन सभी की मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी दे रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। सो इसके लिए एक काम कर सकते हैं आप लोग, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जब जाएंगे तो उसमें आप सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट को सिलेक्ट करना। उसमें आप मुझे देख सकते हैं, मैं दीपनी नाम मेरा नाम है जो सब लोग जानते हैं। तो दीपनी सर को फॉलो कर लेंगे, साथ में आप प्रमोद सर को भी फॉलो कर लेना क्योंकि सर का भी कंटेंट काफ़ी अच्छा है। सर भी वहाँ पे आप लोगों के लिए स्टफ्स भेजते रहते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं जो कि आपके पास अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन टेलीग्राम चैनल के लिंक्स में आप किसी पर भी टैप करेंगे ना तो मेरी डेली क्लासेस की PDF आपको मिल जाएंगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, 9:10 वाले सेशन के अलावा 3 से 5 भी अपने सेशंस होते हैं। तो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो सेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सर यहाँ पे ना मैं 1 शॉट रिवीजन करा रहा हूँ। एक सिंगल लेक्चर जहाँ पे आपकी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट, पूरी बायो कंप्लीट या पूरी फिजिक्स कंप्लीट, और साथ में कुछ सेशंस ऐसे भी हैं जहाँ पे 3 से 4 घंटे के हैं जहाँ पे पूरी साइंस एक शॉट में कंप्लीट हो रही है। अच्छा सर, यहाँ पर एज ए स्टूडेंट जैसे मैं सोचूं या कुछ स्टूडेंट के ऐसे क्वेश्चन भी थे सर, तुक्का मारने चाहिए कि नहीं?
क्योंकि अभी 10-15 दिन में मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो अब लास्ट टाइम मैं भी ये सोच रहा हूँ चलिए ठीक आएगा तो आएगा, नहीं तुक्का मार देंगे। क्या ये वाली सिस्टम चलेगा? सर देखो, तुक्का वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि तुक्का वाले पार्ट में आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा सर, एक तुक्का वो भी होता है कि आई एम डैम श्योर कि यहाँ पर ना इन 2 ऑप्शंस में तो एक आंसर हो गई, बट प्रोबेबिलिटी जो दिख रही है ना वो ए वाले ऑप्शन की ज़्यादा दिख रही है, बी की ज़्यादा दिख रही है। तो ऐसे केस में यस यू कैन ऑप्ट फॉर, बट ये नहीं कि सभी में लगाएं। नहीं, एलिमिनेशन वाला सिस्टम, right, 4 ऑप्शन में अगर आप 2 एलिमिनेट कर दे रहे हैं, 2 अगर आपके पास बच रहे हैं तो उसमें आप खेल सकते हैं। बिल्कुल राइट। लेकिन अब ऐसा भी ना हो, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है ना, 4 के चारों क्वेश्चन हमको अच्छे लगते हैं और 4 के चारों सही लगते हैं, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। वही क्वेश्चन में तुक्के लगा सकते हैं जहाँ पर 50-50 वाला गेम हो। और सर यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन अभी है कि बच्चे इस समय पे रिवीजन पे फोकस करें कि PYQ पे करें कि MCQ पे करें कि टेस्ट पे करें, किस पे करें, आप ये बताइए एक बार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, PYQ वाला पार्ट तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, क्योंकि आपको जज करना था किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब PYQ वाले पार्ट से ऑब्वियस सी बात है, कॉपी पेस्टेड वाला पार्ट तो आने वाला नहीं है ना। विद सम एक्सेप्शन, अब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ गए, लेकिन उसमें आपके पूरे 30 क्वेश्चन तो नहीं कवर अप हो जाएंगे। तो अभी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक पेपर्स, क्योंकि मॉक पेपर जब आप लगाते हैं ना तो यू गेट टू नो कि मैं इतने टाइम ड्यूरेशन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक रैंडम क्वेश्चन है। और रैंडम क्वेश्चंस जब आ रहे हैं तो PYQ वाले पार्ट आपके दिमाग में सेव नहीं। अच्छा, इसका आंसर, बहुत सारे केस में तो सर ऐसा भी होता है कि मुझे पता होता है अच्छा इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर C होगा और उसमें ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो हम पहले से लगा चुके हैं। सो मॉक पेपर्स आर ऑलवेज बेनिफिशियल। वाई? बिकॉज लास्ट मोमेंट पे हम लोग ना वो जो रियल वर्ल्ड वाला फील आता है कि रियल वर्ल्ड में क्या प्रेशर होगा, सो यू कैन टेक दैट प्रेशर। अभी से आप प्रेशर लेंगे ना तो मेन एग्जाम में वो प्रेशर फील नहीं होगा, हाथ पैर नहीं फूलेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉक पेपर वुड बी द बेस्ट पार्ट। और उसका एनालिसिस भी बहुत बेस्ट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनालिसिस वाले पार्ट से क्या होगा, आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि जो टॉपर है वो किस लेवल पे है, मैं किस लेवल पे हूँ, और मैं जो गलती कर रहा हूँ वो मैं कहाँ कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि अभी सर हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें नॉट वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया, या कई बार क्या होता है कि पहला ऑप्शन देख के हम टिक कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे जज कर पाएंगे, और टॉपर कहाँ पर है, बाकी कैंडिडेट्स कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, मैं कहाँ पर वीक हूँ, ये सब चीज़ें जज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, अभी आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जैसे मैं साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके तरफ से हैं बच्चों को गाइड करने के लिए कि ये पढ़ लीजिए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप सब लोग यहाँ पर इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। बिकॉज द पॉइंट इज़ कि जब मैं किसी भी एग्जाम के लिए जाता हूँ ना तो उसका एक फिक्स पैटर्न सा चलता है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी, जैसे सर ने अभी बोला था, ALP वाले पार्ट्स में कंपेरिजन इसलिए भी कर रहा था क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी इज ऑल्सो सेम, राइट? सेम है। सो यहाँ पर हम लोग जिस पर्टिकुलर पार्ट पे जा रहे हैं, तो अभी के लिए मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। जैसे बायोलॉजी वाली केस में डिसीजेस चैप्टर है, हर हाल में वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि इसमें से वायरल इन्फेक्शन कौन सा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है, एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैं अभी विटामिन का जानबूझ के एग्जाम्पल इसलिए लिया था क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही है कि रेटिनॉल किसका केमिकल नेम है, साइनकोबैलेमिन किसका केमिकल नेम है, इसकी कमी से कौन सी समस्या होगी, तो उसके लिए वो ट्रिक्स भी हैं, निमोनिक्स भी हैं। तो बायो वाले पार्ट से न्यूट्रिएंट्स, दूसरा डिसीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा फिजिक्स वाले पार्ट पे आऊँ तो सर फिजिक्स वाले पार्ट में एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है जो हमने 6th क्लास में पहली बार पढ़ा था कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। बहुत छोटा सा, अगर सुनने भी ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन से हर बार पूछ रहे हैं। तो डेट मीन्स यूनिट एंड मेजरमेंट्स नंबर 1। दूसरा फोर्स एंड मोशन वाले पार्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। तीसरा सर इन्वेंशन डिस्कवरी से इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स की डिस्कवरी किसने की, इसके यूजेस क्या हैं, बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन आपके फिक्स हैं कि आएगा ही आएगा। तो ऐसे वाले टॉपिक्स को छोड़ने ही नहीं है। और अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। सो केमिस्ट्री में सर कुछ क्वेश्चंस, फॉर्मिक एसिड कहाँ से आ रहा है, लाल चींटियों से आ रहा है, कितनी बार पूछा गया है। एसिटिक एसिड IUPAC नेम वाला पार्ट पे आ गया। तो ना जैसे एसिड्स वाला पार्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी कम होगी। तो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा सबसे ज़्यादा राइट रिएक्टिविटी सीरीज वाला पार्ट, तो पीरियोडिक टेबल, एसिड्स, एसिड बेसिस सॉल्ट्स ऑब्वियसली, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लाइक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हो सकता है कि वो ग्लासेस किस चीज़ के बने हुए हैं, या फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो एसिड रेन वाला पार्ट हो गया कि उसमें SO2 वाला क्वेश्चन कितना कॉमन है, बहुत ज़्यादा। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री वाले पार्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पीरियोडिक टेबल और एसिड बेसिस सॉल्ट्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर अभी जैसे मैं देख पाता हूँ कि अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए वहाँ पर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे एयर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट? सर बच्चों के दिमाग में और भी एक बात चल रही है, अभी जो आप साइंस पढ़ा रहे हैं, अभी मैं CBT 1 में साइंस जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे केवल स्पेसिफाई साइंस की ही बात करूँगा, तो वो क्या CBT 2 के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सेम है कि कुछ डिफरेंट है? इट्स इंपॉर्टेंट वन। सो गाइस प्लीज याद रखिएगा, CBT 1 और CBT 2 में दोनों में साइंस वाला पोर्शन है, स्पेसिफिक पोर्शन है, GK GS का कंबाइंड नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरा
CBT 1 में आपकी 30 नंबर की साइंस है, इसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ रही है। बट सर यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि CBT 2 में बायो नहीं आएगी, CBT 2 में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी। और CBT 2 में जब एक फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी तो नो डाउट कि CBT 1 वाले पार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, CBT 2 में थोड़े से हायर लेवल पे भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हम लोगों ने जो 11th और 12th में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो वाला, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बट येस 11-12 वाले पार्ट से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, राइट, या फिर IUPAC वाले नेम से जैसे आप कह रहे थे, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हायर एंड पे जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा। सो दैट मीन्स साइंस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर CBT 1 ऑल्सो एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर CBT 2 एज वेल, बट बायो आपका CBT 2 में नहीं आएगा। बिल्कुल। बहुत बच्चे ऐसे हैं यार, बहुत डरे हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि यार कैसे होगा, तो उनके लिए क्या सजेशन है यार? बहुत मतलब डर के आगे जीत है कि नहीं जीत है, बच्चों के लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ सजेशन, क्योंकि इतने समय बच्चे घबराएं कि यार कुछ पढ़े नहीं है, सब कुछ भूल गया जितना भी पढ़े, तो आपकी तरफ से बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस है? बिल्कुल गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो पढ़ा है वो भूल गए या फिर, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। सर एक छोटी सी लाइन है, हम लोग सुनते हुए आ रहे थे, मोर स्टडी मोर डाउट्स, नो स्टडी नो नो डाउट्स। डाउट। तो जिनको टेंशन नहीं हो रही है मतलब उन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी है, तो आप ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा भी बच के रहिएगा। जब एग्जाम हो जाएगा तो ज़रूर उनसे दोस्ती आगे निभा लीजिएगा। अभी के लिए अगर आपको टेंशन हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ जो है सर, जो मोटिवेट करने के लिए मैंने बच्चों को बोला भी था, आज मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग कोई सा भी एक रैंडम PYQ उठा के देख लो। PYQ जैसे ही उठाओगे, PYQ लगाओगे ना, यू विल श्योरली गेन कॉन्फिडेंस, क्योंकि PYQ वाले पार्ट पे जब जाता हूँ तो बड़ा बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस पूछे थे उस टाइम पे, इसलिए मैंने बोला कि ज़्यादा उससे ओवर कॉन्फिडेंस मत आ जाना, थोड़े से मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। बट येस, आपको कभी भी लगे कि मॉक पेपर्स मेरा स्कोर नहीं बन पा रहा सर, क्या करूँ, किसी भी एक दिन क्या, पॉडकास्ट देखते ही आप बस क्या करना है, एक PYQ लगा लेना है, अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और किसी भी हेल्प के लिए मैं तो हमेशा आपके लिए हूँ ही, राइट। अच्छा, कुछ जगह यहाँ पर बच्चे और भी थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं जब अपने दोस्तों से बात करते हैं कि अरे भाई ये तैयार हो गया आपका, तो हो सकता है कि जो सामने वाला तैयार किया हो एग्जाम में ना है, आपने जो तैयार किया वो है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं जब एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन से, पहले तो 1 घंटे बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ लियो हो, क्या क्या नहीं पढ़े। अरे भाई वो एग्जामिनर थोड़ा नहीं है, क्यों पेपर सेट कर रहे हैं। राइट। तो मेरा बच्चों से एक ही संदेश है कि भाई किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, आप जितना भी पढ़े हैं बहुत अच्छे लेवल का पढ़ें। ना हमको इतना ज़्यादा है कि मेरे दोस्त ने ये पढ़ लिया कि मैं भी ये पढ़ लूँ, उनका एक अलग मेथड है, आपका कुछ अलग मेथड है। हो सकता है वो जो पढ़े हों वो एग्ज़ाम में ना आए, आप जो पढ़ें वो एग्ज़ाम में आ जाए। तो बहुत बार ऐसे होता है ना, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, उसके दोस्त ने बता दिया कि अरे यार ये वाला टॉपिक पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, वो बोला कि सर नहीं पढ़ा, तो मतलब टेंशन में आ जाता है यार ये टॉपिक कैसे कंप्लीट होगा। जितना सर मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है मैं बता दूं, जितना आप पढ़े हो बहुत है, बस उसी को अगर आप अच्छे से वहां पर कंक्लूड कर सको, आउटपुट दे सको, वही सफिशिएंट है। राइट। तो इसमें सर मैं एक छोटे सा एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि ना बच्चे मीम से बहुत रिलेट करते हैं। हाँ हाँ तो अगर कोई पेरेंट्स ज्ञान दे रहे हैं तो वो ऐसे निकलता है, हाँ अगर टीचर ज्ञान दे रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे टच करके निकल रहा है, बिल्कुल। लेकिन जो जो फ्रेंड है हमारा, वो यहाँ से एकदम ऐसे यहाँ से आर पार हो रहा और है। सर रुक भी जाता है बीच और में। राइट, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि आप यहाँ पर जो एक्सपीरियंस पर्सन है आप उनसे ज़रा बात करेगा, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना अगर आप सब कुछ आते हुए भी अपने आप को डीमोटिवेट कर लेंगे तो एग्जाम में हो सकता है चीज़ें आपको आती हों लेकिन हाथ पैर फूलने की वजह से आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो अभी आप नेगेटिविटी से बचे रहिएगा, और जैसा कि सर ने बोला कि आपने जो तैयारी करी है दैट इज़ द बेस्ट वन। सो जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद ज़रूर डिस्कशन कर लीजिए, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ अपने आप को ये मान के चलिए मैंने जो पढ़ा है दैट इज़ वेरी नाइस, और अब मैं एग्जामिनेशन वाले पार्ट पे फाड़ के आ जाऊँगा एग्जाम, राइट। दैट मीन्स मैं सिलेक्ट होके मानूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। आखिरी संदेश क्या है बच्चों के लिए जो 10-15 दिन अपने आप को मोटिवेट रख सकें और इस बार सिलेक्शन लेना है CBT 1, क्योंकि जब तक CBT 1 नहीं क्लियर होगा सर CBT 2 नहीं जा पाएंगे। राइट। सो यहाँ पर मैं सीधे सीधे आप लोगों से बस एक ही लाइन में बोलूँगा, सभी चीज़ों का कंक्लूजन, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बना के रखो कि सर यस मैंने जो भी किया है वो मैं सही हूँ, यानी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंस के अलावा ओवर कॉन्फिडेंस वाले पार्ट पे प्लीज़ मत आइएगा। हाँ, कहीं पे भी थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है, प्लीज़ गो विद द PYQ पार्ट, एंड यस आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, और अगर आपको हल्की फुल्की टेंशन हो रही है तो आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। और CBT 1 के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़, CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, CBT 2 वाले पार्ट से मेरिट लिस्ट बनने वाली है। सो डैट मीन्स अब की बार RRB यही पार। तो थैंक यू दीपमणि सर, आपने टाइम निकाला बच्चों के लिए, सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिए। अब बच्चों आपके अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर ऐसे पॉडकास्ट हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो भी है करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का भला हो, आपका सिलेक्शन हो। भले का मतलब सिलेक्शन ही है। बाकी मिलते हैं आपसे फिर, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।